गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अकाउंटिंग टर्म में आज हम पढ़ेंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन। कह रहे ए बिजनेस ट्रांजैक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। कह रहा है जो एक व्यावसायिक लेन देन होते हैं वो एक वित्तीय क्रियाएं होती है जो बिजनेस के वित्तीय स्थिति को बदलती है। कि कोई भी लेन देन करोगे वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएगी जिससे हमारी फाइनेंस पोजीशन चेंज हो। समझ में आ गया आपको? क्लियर है? इसके बाद बात आती है इवेंट। सेकंड पॉइंट है घटना। एन इवेंट इज द कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ ए ट्रांजैक्शन। कि आपने कोई भी लेन देन किया उसके रिजल्ट को हम इवेंट बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है अकाउंट। अकाउंट एक लेजर होता है जिससे हम अपने जो ट्रांजैक्शन की है उनको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अकाउंट में। अब यहां से आपका स्टार्ट होता है मेन कैपिटल। ठीक है, ये देखिए इट रेफर टू द अमाउंट इन्वेस्ट बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर का मतलब होता है जो मालिक होता है व्यवसाय को, उसको बोलते हैं। इन ए बिजनेस एंटरप्राइज अमाउंट में बी इन द फॉर्म कैश, गुड्स एंड असेट्स। कहता है कि वह व्यक्ति जो व्यवसाय में इन्वेस्ट करता है, इन्वेस्ट का मतलब पैसा लगाता है या माल लगाता है या कोई संपत्ति लगाता है। ठीक है, तो जो वो फर्स्ट टाइम लगाता है उसको हम बोलते हैं कैपिटल। कैपिटल के लिए रूल है असेट्स माइनस लायबिलिटी। अभी हम आपको बताएंगे कि असेट्स क्या होता है और लायबिलिटी। तो कैपिटल का पता चल गया कि किसी भी ओनर के द्वारा व्यवसाय को चलाने के लिए लगाया गया धन, माल या कोई फिक्स असेट्स कैपिटल कहलाती है। इसके बाद आपका आता है ड्रॉइंग। देखो, मालिक ने जो भी पैसा था वो बिजनेस में लगा दिया। अब मालिक अपने खर्चे कहाँ से करेगा? मालिक अपने घर के खर्चे या अपने खर्चे कहाँ से करेगा? बिजनेस से ही करेगा। तो मालिक जो अपने लिए या अपने घर के लिए जो पैसे निकालता है या खर्च करता है उसको पर्सनल बोलते हैं, उसके पर्सनल एक्सपेंसेस। ठीक है, तो इन पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए क्या है? एनी कैश और गुड्स विड्रॉ बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज और एनी प्राइवेट पेमेंट मेड आउट ऑफ बिजनेस फंड कॉल्ड ड्रॉइंग। कहता है कि व्यवसाय के मालिक द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए कोई रुपया निकालता है या कोई माल निकालता है तो उसको हम ड्रॉइंग बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है लायबिलिटी, दायित्व। चाहता है दायित्व। ये कह रहा है इट रेफर टू द अमाउंट विच द फर्म or to outside in the word of Finney and Miller liability or debts the amount owed to creditors। ये कहता है कि वो राशि या वो अमाउंट जो हमें किसी बाहर वाले व्यक्ति को भुगतान करनी है। बिजनेस ने कोई भी पेमेंट करनी है कि नहीं है। अगर पेमेंट कर देता है बिजनेस तो वो बिजनेस का एक्सपेंस हो जाएगा। और बिजनेस अगर कोई भी पेमेंट जब तक नहीं करता है तब तक वो लायबिलिटी होता है। आप अपना एक छोटा सा एग्जांपल ले लो घर के लिए। आप घर पे हो, आपके घर कोई मेहमान आता है और मम्मी पापा घर पे नहीं है, तो आप कोल्ड ड्रिंक्स शॉप से लेके आए उधार में। क्या आपने पेमेंट की? नहीं की। आपने 3 दिन पेमेंट नहीं की, तो 3 दिन तक आपने पेमेंट नहीं की, इसका मतलब वो आपकी लायबिलिटी है। जब 3 दिन के बाद आप पेमेंट कर देंगे तो वो आपका क्या कन्वर्ट हो जाएगा? खर्च, एक्सपेंस हो जाएगा। ठीक है। इसका रूल है लायबिलिटी का असेट्स में से माइनस को कैपिटल कर दो, आपकी लायबिलिटी आ जाएगी। ठीक है। अब लायबिलिटी जो होती है
वो दो तरह की होती है, एक नॉन करंट लायबिलिटी और एक करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी मीन्स होता है कि ऐसी लायबिलिटी जिसका ड्यूरेशन पीरियड अबाव 1 ईयर होता है, कि ऐसी पेमेंट जो आपको 1 साल के बाद तक करनी है, वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटी लॉन्ग पीरियड के लिए। जैसे आपने एक बस निकाल ली, उसकी किस्तें बनवा ली, आपने कार निकलवाई, उसकी किस्तों को बनवा, इंस्टॉल बनवा लिया और 5 साल तक आप पेमेंट कर रहे, तो ये लॉन्ग टर्म पेमेंट हो गया। एक आपने अपने कोई भी आइटम खरीदा, उसको 3 महीने बाद आपने उधार को चुका दिया, तो ये आपकी विद इन 1 ईयर पेमेंट हुई। कैसी पेमेंट हुई? विद इन। तो विद इन 1 ईयर पेमेंट जिसके लिए लागू होती है कि हमें 1 साल के अंदर पेमेंट करनी होगी, उसको हम बोलते हैं करंट लायबिलिटी। और जिसका हमें अबाउ 1 ईयर पेमेंट करना होगा, वो हमारी होगी नॉन करंट लायबिलिटी। इसके बाद आता है आपका असेट्स। ठीक है, असेट्स क्या होती है? असेट्स का मतलब होता है कि किसी भी आइटम पर किसी व्यक्ति का राइट्स होना, अधिकार होना। जैसे आपके पास कोई बुक है, कोई भी बुक है, मैंने आपसे पूछा ये बुक किसकी है, तो आप लोग ये कहेंगे कि ये बुक मेरी है। और जब हमने ओपन करके देखा तो वो बुक आपकी अकाउंट की थी। आपने ये नहीं कहा कि ये बुक अकाउंट की, आपने क्या कहा कि ये बुक मेरी है। तो यह मेरी कहने का मतलब आपका अधिकार है, उस बुक को आपने खर्च करके खरीदा है, तो उस पर अधिकार बुक पर आपका हो गया, इसलिए आप कह रहे हैं कि ये बुक मेरी है। आपने मकान बनाया, सारा खर्च आपने किया, तो आप क्या कहेंगे? ये मकान मेरा है। तो वहां मकान पे राइट्स किसका है? आपका है, तो वो आपकी एसेट्स। समझ में आ गया? तो इसको हम बोलते हैं असेट्स। अब असेट्स भी आपकी दो तरह की होती है, एक आपकी होती है नॉन करंट असेट्स, ठीक है, और एक होती है आपकी करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स का मतलब होती है कि ऐसी असेट्स जिसको हम यूज करें, जिस असेट्स को हम यूज करें और यूज करने के बाद वो असेट्स हमारी 1 साल से ज्यादा चले, अबाव 1 ईयर उसका पीरियड हो। जैसे आपने कि घर में आपने फ्रिज खरीदा, आप डेली यूज करते हो, तो 1 साल से ज्यादा चलेगा या कम? ज्यादा चलेगा, तो ये नॉन करंट असेट्स। आपके घर में फर्नीचर है, टेबल है, बेड है, अलमीरा है, फैन है, ठीक है, तो ये सब 1 साल से ज्यादा चलेंगे यूज करोगे तो। फैन है, कूलर है, 1 साल से ज्यादा चलेंगे या कम चलेंगे? ज्यादा। तो ये क्या हो गया? आपके नॉन करंट असेट्स। एक आपके पास पेन है, डेली यूज कर रहे हो आप लोग, क्या 1 साल चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो जो प्रोडक्ट आपके 1 साल नहीं चल पाए, उन प्रोडक्ट को हम बोलते हैं नो करंट असेट्स। क्या बोलते हैं? और 1 साल से ज्यादा चले, उनको बोलते हैं नॉन करंट असेट्स। ठीक है, आपके पास 100 रुपए है, कितने दिन चलेंगे? 1 महीने, 10 दिन, 5 दिन। तो ये आपका क्या हो गया? करंट असेट्स। ठीक है, आपके पास में नोटबुक है, 1 साल में आराम से आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो ये करंट असेट्स। साइकिल है, 1 साल से ज्यादा चलती है, तो ये नॉन करंट। नॉन करंट असेट्स भी दो तरह की होती है, एक तो होती है टेंजिबल और एक होती है इंटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब है जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, माप सकते हैं, जांच सकते हैं, उसको हम बोलते हैं टेंजिबल असेट्स। जैसे फर्नीचर, आप इसको पकड़ सकते हो, देख सकते हो, इसकी लंबाई चौड़ाई माप सकते हो, ये टेंजिबल है। फ्रिज है, माप सकते हो, जांच सकते हो, छू सकते हो। इंटेंजिबल ऐसी असेट्स जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये 4 ही आइटम होते हैं। एक तो होता है गुडविल, एक होता है पेटेंट, एक होता है कॉपीराइट और एक होता है ट्रेडमार्क। ठीक है, आपने गुडविल का मतलब होता है कि कोई बिजनेस का फेमस होना। अब देखते हैं कि एक स्कूल के अंदर 4000 बच्चे हैं, एक स्कूल में 500 बच्चे हैं। 4000 क्यों है? क्योंकि उसकी गुडविल अच्छी है, फेमस है वो।
ठीक है, तो इसको गुडविल। पेटेंट, पेटेंट आपने देखा होगा एक प्रोडक्ट होता है, उस पे बहुत सारी इस तरह की लाइनें होती, देखो इस तरह की लाइनें होती, मैं अभी आपको दिखाता हूं। जो ये रही, जो ये लाइनें हैं, ये क्या है, ये लाइनें पेटेंट है। इनके अंदर जब आप एक लाइट रेड कलर की डालोगे तो एक कोड स्कैन होता है, बार कोड, तो इसको हम पेटेंट बोलते हैं, बार कोड लाइन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखें। इसके बाद एक अगला वर्ड आता है कॉपीराइट्स। कॉपीराइट्स होता है बुक लिखने का अधिकार, ये यहाँ होता है, देखो इस तरीके से, मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ये रहा, ये जो सी लिखा है, सी ऑल राइट्स रिजर्व, ये सी का मतलब कॉपीराइट्स। इस बुक लिखने का अधिकार, इस पे जो राइटर लिखा हुआ है, ठीक है, टी.एस. ग्रेवर, उसी को है, ये होता है कॉपीराइट। इसके बाद आता है ट्रेडमार्क। क्या आता है? ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का होता है प्रोडक्ट का चिन्ह। आपने नाइक की कोई भी टोपी, शू, टी शर्ट देखोगे, उस पर ऐसा निशान होता है हॉकी का, ठीक है। आपने पेप्सी देखी होगी, उसका ट्रेडमार्क ये है, इस तरह एक गोल होता है और फिर इस तरीके से ऐसे होता है, पेप्सी होता है। सैंड पाइपर का देखा होगा आपने, एक चिड़िया बैठी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये होते हैं आपके क्या, ट्रेडमार्क। क्लियर है एसेट्स? इसके बाद आता है एक्सपेंडिचर, 9 नंबर, खर्चा। खर्चे के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं, जो भी आप कोई चीज खरीद रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, तो क्या होता है? खर्च। लेकिन इसमें टाइप है, एक तो होता है कैपिटल, सॉरी, इसके बाद इससे पहले एक आइटम हमारा है कैपिटल रिसिप्ट या रिवेन्यू। रिसिप्ट का मतलब हमें कोई चीज, कोई कैश प्राप्त हो रहा है, तो जो कैश प्राप्त होता है वो दो तरीके से, एक तो लॉन्ग टर्म वे पे प्राप्त हो और एक शॉर्ट में। तो इसमें एक वर्ड दिया कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। जैसे कह रहा है अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स असेट्स, कि अगर आपको कोई भी प्राप्ति, कोई भी कैश रिसीव होता है और वो होता है फिक्स असेट्स को बेचने से, या ऐसे प्रोडक्ट से रिसीव होता है जिसकी लाइफ अबाव 1 ईयर है, ऐसे प्रोडक्ट से अगर आपको कोई भी रिसीव होती है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल रिसीप्ट। क्या बोलते हैं? कैपिटल रिसीप्ट। और अगर आपको ऐसे प्रोडक्ट से रिसीप्ट होता है जिसका टाइम 1 साल से कम है, तो उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू रिसीप्ट। समझ में आ गई? ऐसे ही एक्सपेंस में होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, कि आप कोई खर्च कर रहे हो लेकिन ऐसे प्रोडक्ट पर खर्च कर रहे हो जो 1 साल से ज्यादा चलेगा। जैसे फर्नीचर खरीद रहे हो, 1 साल से ज्यादा चलेगा। मशीन खरीद रहे हो, 1 साल से ज्यादा चलेगा। अब खरीद रहे हो तो खर्च हो रहा है ना, तो इस खर्च को आप बोलोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलोगे? कैपिटल। अगला आता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर का कि आपने एक पेन खरीदा, खर्च हुआ खरीदने पर, लेकिन पेन 1 साल से कम चलेगा, तो ये कैसा होगा? जब 1 साल से कम खर्च वाले को हम बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट देखो क्या होता है कि जब आप कोई प्रोडक्ट 100 रुपए में खरीद कर 110 रुपए में बेच रहे हो, तो आपको प्रॉफिट कितना होगा? 10 रुपीज। कितना प्रॉफिट हुआ? 10 रुपीज। मतलब परचेज प्राइस से सेल्स प्राइस अधिक होना प्रॉफिट कहलाता है। परचेज प्राइस सेल्स प्राइस से अधिक होना लॉस कहलाता है। देखो, परचेज प्राइस अगर सेल्स प्राइस से कम है तो प्रॉफिट होगा, परचेज प्राइस सेल्स प्राइस से अधिक है तो लॉस होगा, ठीक है।
खरीदा 100 में, बेच रहे हो 90 में, तो 10 रुपए लॉस हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट लॉस आपका कवर हो गया। परचेज, परचेज का मतलब होता है खरीदना। अब खरीदा भी दो तरह से जाता है, एक तो कैश परचेज और एक क्रेडिट परचेज। कैश परचेज का मतलब आप खरीद रहे हो और तुरंत पेमेंट कर रहे हो, इमीडिएटली अगर आपने पेमेंट किया तो वो कैश परचेज कहलाएगा, नगद खरीदा। उधार, क्रेडिट परचेज का मतलब उधार खरीदना। आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, आपने शॉपकीपर को बोला कि मैं भाई इसकी पेमेंट आफ्टर 5 डेज, 5 दिन के बाद करूंगा। दैट मीन्स ये क्या हो गया, 5 दिन के लिए क्रेडिट परचेज हो गया। क्या हो गया, क्रेडिट परचेज। इसके बाद आता है आपके पास स्टॉक। देखो, स्टॉक का मतलब ये नहीं होता बहुत सारी वस्तुएं, हम एक्चुअल वो मान लेते कि बहुत सारी वस्तुएं नहीं। स्टॉक का मतलब है कि हमने एक साल में जो परचेज किया, फॉर एग्जाम्पल हमने 500 पेन खरीदे, 500 पेन परचेज किए और पूरी साल बिक्री करी, तो हमारी बिक्री सेल हुई 400 पेन की। तो हमारे पास कितने पेन बच गए, अभी भी खरीदे हुए 100 पेन बच गए। तो वो जो 100 पेन हमारे बच गए वो हमारी कहलाएगा स्टॉक। कि जो अनसोल्ड गुड्स होता है, ठीक है, अनसोल्ड गुड्स ए सेशन, एक सेशन है, उसको हम स्टॉक बोलते। 500 खरीदे, 400 बिके, 100 बच गया, तो जो 100 बचा उसको स्टॉक बोलेंगे। समझ में आ गया आपको, क्लियर है? इसके बाद आपके पास आता है ट्रेड रिसीवेबल। रिसीवेबल का मतलब आपको रिसीव हुआ नहीं होगा, आपको रिसीव हुआ नहीं, रिसीव होगा। तो रिसीव कब होगा, जब हम किसी को उधार माल बेचेंगे। नगद बेच दिया तो मिल ही जाएगा, लेकिन उधार माल बेचेंगे तो उसका पैसा हमें कब रिसीव हुआ नहीं होगा। तो उधार माल बेचने पर हमारा क्या बनता है, ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, डेटर भी बनता है। जिस व्यक्ति को हमने उधार माल बेचा उस व्यक्ति को हम डेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिस व्यक्ति को उधार माल बेचा उसको क्या बोलते हैं, डेटर, रुपए देने वाला। ऐसे ही है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल का मतलब जिस व्यक्ति से हमने उधार खरीदा है उसको हम बोलेंगे ट्रेड पेबल, और जिस व्यक्ति से खरीदा है उसको बोलेंगे क्रेडिटर्स। उसको क्या बोलेंगे, क्रेडिटर्स। ओके, तो ये बेसिक टर्म थी। नेक्स्ट